प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पाठ में से अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन वाले पाठ में से ही कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। उपयोग क्या है अवतल दर्पण के। दूसरा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण के प्रयोग क्या है। इसके साथ हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग और उनके प्रतिबिंब पढ़ने के बाद कि गोलीय दर्पण जितने भी हैं, उत्तल है या अवतल है, कि गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी होती है, परिपाटी होती है, वो किस प्रकार है, ये सभी आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो अवतल दर्पण के उपयोग, सबसे उपयोग, जैसे कि आपको पता है कि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होकर दिखाई देता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः जो आमतौर पर जितनी भी टॉर्च हैं, जितनी भी सर्च लाइटें होती हैं, गाड़ियों के हेडलैम्प जो होते हैं, जिनको हम अग्रदीप बोलते हैं, हेडलैम्प, उन सभी में प्रकाश की एक समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए, समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्च लाइट, टॉर्च, वाहनों की आगे की लाइटें, इन सभी के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जैसा कि आपको पता है कि अवतल दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्टर जो है वो इसका प्रयोग करते हैं, खास तौर पर दंत चिकित्सक जो होते हैं, दंत के जो डॉक्टर होते हैं वो। इसी प्रकार इसका प्रयोग शेविंग करने वाली दुकानों में, शेविंग की जो दुकानें होती हैं उनके अंदर चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, शेविंग वाली दुकानों में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इसका प्रयोग सौर भट्टियों के अंदर, सौर जो भट्टियां बनाई गई होती हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा काम जो करती हैं, उनके अंदर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, एक जगह इकट्ठा करने के लिए भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जाता है। उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को किस जगह पर रखेंगे, या हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब हमें किस प्रकार का प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका तल उभरा हुआ होता है। उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये P बिंदु है जिसको हमने ध्रुव का नाम दिया है। ये मुख्य अक्ष है, जैसा कि आपने अवतल दर्पण के केस में पढ़ा था। उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु अनंत पर हो, इन्फिनिटी पे हो, तो उत्तल दर्पण के द्वारा अनंत से आने वाला प्रकाश जब दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद
फैलता है, परावर्तित होता है। परावर्तन के बाद प्रकाश हमें ऐसा महसूस होता है कि वो दर्पण के अंदर किसी बिंदु से आ रहा है। जिस बिंदु से वो आ रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, वो इस दर्पण का फोकस है। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, बिंदु आकार का बनता है, साइज में बिल्कुल छोटा। अब ये दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका अर्थ है कि ये आभासी है और सीधा भी है। तो वस्तु की स्थिति कि वस्तु कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है और उसकी प्रकृति कैसी है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु हमने कहाँ रखी, इन्फिनिटी पे यानी कि अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे फोकस F पर। आकार कैसा है, बिंदु आकार का। और प्रकृति कैसी है, आभासी है वो, उसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, और सीधा भी है। उसके बाद अगर उत्तल दर्पण के सामने अगर अब हम वस्तु को, ये P बिंदु है, ये मुख्य अक्ष है, P बिंदु के बाद जो वस्तु है वो P बिंदु से अनंत के बीच में कहीं भी रखें, चाहे वो C से परे रखें, चाहे वो C पर रखें या F पर या कहीं भी रखें। अगर हम वस्तु को P और अनंत के बीच में कहीं भी रखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपको पता है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को दिखाने के लिए कम से कम 2 रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, एक मुख्य अक्ष के समांतर। उत्तल दर्पण के सामने जब हम वस्तु को P और अनंत के बीच में कहीं भी रखते हैं तो इस प्रकार की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा उत्तल दर्पण पर P और F के बीच बनता है। वस्तु से आकार से छोटा बनता है, सीधा और आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। तो इस प्रकार अनंत पर से P के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच बनता है, आकार में हमेशा छोटा बनता है। प्रकृति की बात करें तो वो हमेशा सीधा और आभासी होगा। उसके बाद इसका उपयोग जो है, उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा गाड़ियों के साइड मिरर, पीछे देखने वाहनों को पीछे से देखने के लिए खिड़की की जो साइड में मिरर लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है उत्तल दर्पण में। इसकी जगह हम समतल दर्पण का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि समतल दर्पण का क्षेत्र सीमित होता है और वो वस्तु को छोटा या बड़ा करके नहीं दिखाता है, उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। उसके बाद गोलीय जितने भी दर्पण हैं उनका प्रयोग जब हम करते हैं तो उनके लिए एक चिन्ह परिपाटी बनाई गई है। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन करते समय एक निश्चित परिपाटी का पालन करना होता है, जिसे नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस चिन्ह परिपाटी में दर्पण उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसकी सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से जब हम दूरी मापते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां मापी जाती हैं। ध्रुव से दाईं तरफ जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, चाहे वो वस्तु की दूरी हो या इमेज की दूरी हो, वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ध्रुव से अगर दाईं तरफ दूरियां मापी जाती है, बाईं तरफ दूरियां मापी जाती हैं, तो वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती हैं। इसी प्रकार वस्तु की ऊंचाई अगर वो लंबवत ऊपर की तरफ हो, नॉर्मल ऊपर की तरफ हो, तो उसकी ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव, और अगर वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर
नीचे की तरफ हो, एक्स एक्सिस या हम कह सकते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो, तो वो हमेशा ऋणात्मक मानी जाती है। तो इस प्रकार ये कुछ चिन्ह परिपाटी हैं जिसका हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि अगर दूरी दाईं तरफ है तो पॉजिटिव p से मापी जाएंगी, अगर बाईं तरफ है तो नेगेटिव, अगर लंबवत ऊपर की तरफ है वस्तु की ऊंचाई तो पॉजिटिव, अगर लंबवत नीचे की तरफ है तो वो हमेशा नेगेटिव। तो ये गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के नियम के अनुसार कुछ चिन्ह परिपाटी बनाई गई है। उसके बाद है दर्पण सूत्र। क्या है दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र किसी भी दर्पण से दूरी जो है वो P बिंदु से यानी कि ध्रुव से मापी जाती है। वस्तु की दूरी जिसको हमेशा U द्वारा लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी जिसको हमेशा V द्वारा लिखते हैं, फोकस दूरी जिसको हमेशा F द्वारा लिखते हैं। इस प्रकार वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में एक सूत्र बनाया गया जिसको दर्पण सूत्र कहा गया, और ये सूत्र है 1/F बराबर 1/V जमा 1/U। ये दर्पण सूत्र है जिसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे। अगर हमारे पास वस्तु की दूरी दी गई हो, प्रतिबिंब की दूरी दी गई हो और फोकस दूरी निकालनी हो। इसी प्रकार अगर हमारे पास फोकस दूरी है, वस्तु की दूरी है, इमेज कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये निकालना हो, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इस दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आवर्धन कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों के बीच में जो एक रेशो है, जो एक अनुपात है, इस अनुपात को आवर्धन यानी कि m द्वारा लिखते हैं, आवर्धन कहते हैं। वह प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमेशा h डैश द्वारा लिखते हैं और बीम की ऊंचाई को हमेशा h द्वारा लिखते हैं। इस प्रकार हमारे पास एक सूत्र होता है कि आवर्धन बराबर h डैश बटे h। आवर्धन को हम वस्तु की दूरी जिसको हम U द्वारा लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम V द्वारा लिखते हैं, इन दोनों की सहायता से भी आवर्धन के मान को निकाला जा सकता है। आवर्धन बराबर h डैश बटे h और V बटे U, लेकिन V बटे U ऋणात्मक, ये भी एक सूत्र है जिसके द्वारा हम आवर्धन का मान को निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि हमेशा बीम की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई जिसको हम h द्वारा लिखते हैं वो धनात्मक ली जाती है। अगर आभासी प्रतिबिंब है तो बीम की ऊंचाई को हमेशा धनात्मक लेते हैं। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसकी ऊंचाई हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। आवर्धन का मान अगर m का मान अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। अगर m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। ये m के मान है। अगर m का मान धनात्मक है तो आभासी प्रतिबिंब, और अगर m का मान ऋणात्मक है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।